हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ ट्रेनी स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, इसमें आज हम बात करेंगे जो लॉ से रिलेटेड आपके टॉपिक आएंगे। काफ़ी लोगों का ये कंसर्न आ रहा था कि जो लॉ से रिलेटेड टॉपिक आएंगे उसके बारे में भी कुछ बता दिया जाए, तो उसी को मैं कंसिडर करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए फैमिली लॉ से मीन्स कि मुस्लिम मैरिज एक्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को मैंने ऑप्ट किया है, जो कि मुझे लग रहा था कि आपके एग्जामिनेशन में इस प्रकार के टॉपिक्स आ सकते हैं। इसीलिए हमने इस टॉपिक को आपके सामने एक एक करके डिस्कस मैं करूंगा कि कौन सा टॉपिक आ सकता है। साथ साथ में मैं उसका आंसर फ्रेम करके भी लाया हूं, मैं आंसर भी शो करूंगा। अगर आप लोगों का भी कोई पॉजिटिवली कमेंट आता है कि नहीं ये एक्सपेक्टेड है, ये आ सकता है, तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, अपने मैसेज को कमेंट सेक्शन ओपन होता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मुझे भी लगता है और आपको भी लगता है कि नहीं ये चीज़ आ सकता है, तो उस पर मैं क्या करूँगा, मैं आंसर फ्रेमिंग करूँगा और आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। साथियों आज जो मैं कंसीडर किया हूँ, जो आज मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो मैं मुस्लिम मैरिज एक्ट को कंसीडर किया है और इसी के बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हुआ चलूँगा। देखिए अगर लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स आएगा तो इन्हीं सभी टॉपिक्स पे आपको क्या लिखने के लिए आएगा, आपको लिखने के लिए आएगा कि आप इन्हीं सब टॉपिक पे जो मैंने एक्सपेक्टेशन किया है उसी मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग्स में मैं ये चीज़ें लेकर के आपके सामने आ रहा हूँ। तो देखिए कह रहा है सुन्नी और सिया विवाह के विधि में अंतर को बताइए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि सुन्नी विवाह में और सिया विवाह में किस प्रकार का अंतर होता है, क्योंकि जब हम लोग हाई कोर्ट लॉ ट्रेनिंग का देने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक फैमिली कोर्ट भी इस्टेब्लिश्ड है, साथ साथ में मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन सेंटर भी इस्टेब्लिश्ड है अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इन सभी चीज़ों पे क्या किया जा सकता है, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ये ऐसे ज्वलनशील मुद्दे होते हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस ऑप्ट किए जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। वो कोई मेंस का एग्जामिनेशन तो आपका है नहीं कि एक शेड्यूल्ड तरीके से चलेगा। अब ये कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंग्स में क्या करते हैं, ये लोग क्वेश्चन आपको देंगे, उसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं सुन्नी विधि की और सिया विधि की, तो दोनों विधि को हम क्या करेंगे, एनालिटिकल यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे कि किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है। और आप इसको पढ़ लेंगे तो आप अगर मेन एग्जामिनेशन भी अगर किसी भी स्टेट का, किसी भी जुडिशरी का अगर आप देते हैं तो एट द टाइम आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। अगर हम बात करते हैं साथियों सुन्नी विधि की, तो कह रहा है सुन्नी विधि में निकाह अर्थात अस्थाई विवाह के अतिरिक्त विवाह के किसी अन्य रूप को मान्यता नहीं दी गई है। मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है, इसको जो मान्यता दिया गया है यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ अस्थाई विवाह मीन्स कि जो एक हमेशा के लिए रहेगा, और अस्थाई विवाह को यहाँ पे मान्यता नहीं दिया गया है। किसके अंतर्गत, सुन्नी विवाह की अगर हम बात करते हैं। लेकिन जब हम सिया विवाह की बात करते हैं साथियों, तो इसमें अस्थाई विवाह को मान्यता दिया गया है। और अस्थाई विवाह किसको कहा जाता है, तो जो मूता मैरिज होता है उसको अस्थाई विवाह के नाम से जाना जाता है। कह रहे हैं निकाह में अतिरिक्त मूता विवाह और अस्थाई विवाह को मान्यता दिया गया है। तो ये कहाँ पर दिया गया है, तो साथियों ये सिया विधि के अंतर्गत मूता विवाह को मान्यता दिया गया है। और आप लोग इसको अपने दिमाग में रखेंगे कि सिया लॉ में ही इसको कंसिडर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं साथियों ये मूता विवाह क्या है, तो मूता विवाह ऐसा विवाह है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने सेक्सुअल डिज़ायर को, अपने सेक्सुअल फेवर को कंप्लीट करने के लिए इस शादी को कुछ समय के लिए किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ अगर कहा जाए तो इंजॉयमेंट करने के लिए शादी किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का मेहर नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी एग्रीमेंट एज सच नहीं रहता है। बस ये रहता है कि मैं 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आपसे क्या करूँगा, मूता विवाह करूँगा। जैसे ही हमारा मकसद फुलफिल हो जाएगा मैं इस शादी को क्या कर दूँगा, समाप्त कर दूँगा। और ये किस विधि में हमको देखने के लिए मिल रहा है साथियों, तो ये हमको सिया विधि के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहीं पे सुन्नी विधि में, तो यहाँ पे जो विवाह होता है वो अस्थाई विवाह होता है। तो इस प्रकार के भी अंतर को आप क्या करेंगे, एक एक करके समझते हुए चलेंगे। अगर आपके लॉ ट्रेनिंग में आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आपका मेन एग्जामिनेशन के हिसाब से प्रिपरेशन हो जाएगा। जैसा भी आप उचित समझे, जैसा भी आपका कमेंट आएगा हमारे कमेंट सेक्शन में, उसी के अकॉर्डिंग्स में मैं काम करूँगा। सेकंड वाले टॉपिक में कह रहा है कि सुन्नी विधि में पिता अथवा पितामह के अतिरिक्त
विवाह के प्रयोजन हेतु संरक्षक की एक लंबी सूची दी गई है। यहाँ पे क्या दिया गया है, जब हम सुन्नी विधि की बात करते हैं तो यहाँ पे एक संरक्षक जो गार्जियन होता है उसका एक लंबा चौड़ा सूची दे करके रखा है कि ये नहीं होंगे तो ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, जैसे पिता नहीं होगा तो पिता के बाद दादा आएगा, दादा के बाद भाई आएगा, तो इस प्रकार से पूरा यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड करके रखा है। सुन्नी विधि की हम बात करते हैं। लेकिन जब अदर हैंड में हम सिया विधि को देखते हैं तो कह रहा है सिया विधि में केवल पिता या पितामह ही विवाह के प्रयोजन हेतु संरक्षक हो सकता है। या तो पिता हो सकता है या तो पितामह मीन्स कि पिता हो सकता है या दादा हो सकता है, यही क्या हो सकते हैं, विवाह के संरक्षक हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक लंबी चौड़ी सूची आपको प्रोवाइड करके रखी गई है। कब, कहाँ पे, सुन्नी विधि के अंतर्गत। तो इसी प्रकार से आपको अंतर भी, डिफरेंस भी लिखना होगा। थर्ड अगर हम डिफरेंस को देखते हैं तो कह रहा है सुन्नी विवाह में कि 2 साक्षियों का होना अनिवार्य है। यहाँ पे कब, जब आप विवाह कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 विटनेसेस का होना अनिवार्य है। लेकिन जब हम यही बात सिया लॉ में करते हैं तो साक्षियों का होना अनिवार्य नहीं है। तो दोनों में आप क्या करेंगे, डिफरेंस को देखते हुए चलेंगे, एक एक डिफरेंस को आप समझते हुए चलेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके लॉ स्क्रीनिंग टेस्ट में आ गया, लॉ ट्रेनिंग के स्क्रीनिंग टेस्ट में, तो आप क्या करेंगे उस समय, आपको जब पता ही नहीं रहेगा, एक एक बारे में डिफरेंस नहीं पता रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट और जो भी एक्सपेक्टेड टॉपिक हो सकता है उन सभी इंपॉर्टेंस और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को मैं आपके सामने कराता हुआ चलूँगा। एसए का जो भी हो सका उसको मैंने आपके सामने कराया, बाकी मैंने आपको टॉपिक दे दिया है, आप उसको भी क्या करते रहेंगे, बाय द टाइमिंग आप उसको पढ़ते रहेंगे। फोर्थ पॉइंट में देखिए करा, मुस्लिम पुरुष महिला के साथ साथ किसी किताबिया महिला से विवाह कर सकता है। यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे किसी किताबिया महिला से भी विवाह किया जा सकता है। लेकिन जब हम अदर हैंड में इसमें बात करते हैं तो कह रहा है मुस्लिम पुरुष किताबिया महिला से विवाह नहीं कर सकता, किताबिया महिला से मूता विवाह कर सकता है। यहाँ पे मूता विवाह किताबिया महिला से आप कर सकते हैं। और मूता विवाह के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मूता विवाह किस लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए मूता विवाह को कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है न्यूनतम 10 दिरहम मेहर की आवश्यकता होती है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कितने मेहर, अगर मिनिमम हम जानते हैं कितना मेहर दिया जा सकता है तो 10 दिरहम से कम मेहर यहाँ पे नहीं दिया जा सकता है। और यहाँ पे कह रहा है मेहर की कोई न्यूनतम राशि निश्चित नहीं है, मीन्स कि यहाँ पे कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम कोई भी राशि अंकित नहीं करके रखा गया है। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ये जो भी क्वेश्चन आपका आया था सुन्नी विधि में और सिया विधि में, जो भी डिफरेंस लिखने के लिए आया था, मैंने एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। अब हम इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। ये ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स मैं आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ जहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, अगर फैमिली लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए कर रहा है निकाह तथा मूता विवाह में अंतर को स्पष्ट कीजिए। अब बताइए निकाह क्या होता है और मूता विवाह क्या होता है। अब दोनों में एक एक करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनके डिफरेंस को यहाँ पे रखते हुए चलेंगे। अगर हम निकाह की बात करते हैं दोस्तों तो कह रहा है निकाह जो होता है अस्थाई विवाह है, जो कि अनिश्चित अवधि के लिए की गई है, संविदा के रूप में होता है। जाहिर सी बात है जब निकाह हो जाता है तो ये तो इसका टाइम पीरियड तो होता नहीं है कि 10 साल बाद मैं तुमको छोड़ दूंगा। ये तब तक नहीं छूटता है जब तक क्या किया जाता है, जब तक तलाक नहीं दिया जाता है या जब तक एक व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु नहीं होती है, तब तक निकाह हमारा क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। लेकिन जब हम अदर हैंड में किसकी बात करते हैं, जब हम मूता विवाह की बात करते हैं तो मूता विवाह क्या होता है, मूता विवाह स्त्री पुरुष के बीच अस्थायी विवाह संबंध है। क्या है साथियों, ये अस्थायी विवाह संबंध होता है जो एक निश्चित अवधि तक के लिए की गई संविदा होती है। आप सभी लोगों को पता है मुस्लिम लॉ जो है, जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है, जो मुस्लिम की शादी होती है वो एक सेक्रामेंट न होकर के वो क्या होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जस्टिस महमूद साहब के द्वारा ये बात कही गई है कि जो मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है वो क्या होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि ये क्या है, ये एक संविदा के रूप में होता है। निकाह जो होता है यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन मूता विवाह की हम बात करते हैं तो ये भी क्या होता है, ये भी एक संविदा होता है। लेकिन किसके लिए होता है, ये कुछ समय के लिए होता है। कितने दिन के लिए होता है साथियों, कुछ एक लिमिटेशन पीरियड होता है, कुछ एक टाइम होता है, उसी टाइम पीरियड तक के लिए मूता विवाह को किया जाता है। लेकिन निकाह हमेशा जीवन पर्यंत के लिए किया जाता है, जब तक एक आदमी की डेथ ना हो जाती है तब तक के लिए किया जाता है। निकाह द्वारा स्थापित किया हुआ विवाह संबंध मृत्यु या तलाक द्वारा ही समाप्त हो सकता है। या तो आप मृत्यु हो जाती है तब इसको समाप्त किया जा सकता है, या फिर आप कोई पार्टी, अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को डाइवोर्स अगर ग्रांट करती है तब इसको निकाह को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन मूता विवाह के केस में ऐसा नहीं किया जा सकता है। कर मूता विवाह संबंध अपनी निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद स्वतः या पारस्परिक सहमति से पहले ही समाप्त
हो जाता है। या तो पहले से ही जिसने मूता विवाह किया हो तो वो पहले से ही क्या कर रखा होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बना रखा होगा, एक एग्रीमेंट बना रखा होगा कि हम और तुम एक साथ इतने दिन तक रहेंगे। जैसे ही वो टाइम पीरियड ओवर होता है वो मूता विवाह क्या हो जाता है, अपने आप समाप्त हो जाता है। लेकिन निकाह में ऐसा कोई सिचुएशंस अराइज नहीं होता है। फिर थर्ड पॉइंट को हम एनालिसिस करेंगे। निकाह सुन्नी तथा सिया दोनों संप्रदायों में विधि मान्य है। ये सिया विधि में भी मान्य है और कहाँ पे भी, सुन्नी विधि में भी मान्य है। कहाँ क्या, तो निकाह, जो निकाह की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों विधि इसमें मान्य है। लेकिन जब हम मूता विवाह की बात करते हैं साथियों, तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी में मान्य है। मूता विवाह केवल सिया संप्रदाय में ही मान्य रखा गया है। किसमें, सिर्फ और सिर्फ सिया संप्रदाय के अंतर्गत ही मान्य रखा गया है। किसको, मूता विवाह को। तो आप ये चीज़ों को क्या करेंगे, एक एक करके एनालिसिस करते हुए, ध्यान में अपने दिमाग में रखते हुए चलेंगे। अगर आप लोग का पॉजिटिवली कमेंट आएगा तो मैं हिंदू लॉ से भी रिलेटेड, क्योंकि फैमिली कोर्ट इस्टेब्लिश्ड है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ म्यूजियम में, साथ ही साथ यहाँ पे एडीआर मैकेनिज्म भी फॉलो किया जाता है, जो कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, वो भी फॉलो किया जाता है। मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन सेंटर भी है, उसको भी फॉलो किया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में लॉ रिलेटेड टॉपिक से आ सकता है, इसीलिए मैं इन सभी चीज़ों को करा रहा हूँ। अगर आप लोग का कमेंट आएगा तो मैं हिंदू लॉ से भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँगा। फोर्थ पॉइंट में करा है, निकाह के बाद यदि पति चाहे तो अपनी पत्नी से तलाक दे सकता है, मेहर देकर संबंध से क्या हो सकता है, अवमुक्त या छुटकारा पा सकता है। लेकिन जब हम मूता विवाह की बात करते हैं, मूता विवाह संबंध किसी समाप्ति के बाद पत्नी को भरण पोषण का कोई अधिकार नहीं होता। इसमें क्या देना होता है, इसमें भरण पोषण भी देना होता है, मेहर भी देना होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं देना होता है, क्योंकि पहले ही से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट जब हो गया है तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने सारी चीज़ों को क्या किया होगा, वहाँ पे डिस्कस किया होगा कि मैं तुमको ये दूंगा, उसके बदले में मैं तुमसे ये लूँगा, तुम कितने टाइम पीरियड तक रहोगी, कितने टाइम पीरियड तक मैं तुमको छोड़ दूंगा। ये तमाम चीज़ों को आपने क्या किया होगा, डिस्कस किया होगा। अब देखिए जो थर्ड टॉपिक की हम बात करते हैं दोस्तों, दान और वसीयत में अंतर बताइए कि दान किसको कहते हैं, वसीयत किसको कहते हैं, इसमें अंतर। अगर हम हीबा को ले लेते हैं, दान हीबा को ले लेते हैं और वसीयत को ले लेते हैं, आप दान कहिए या हीबा कहिए, उर्दू शब्द हीबा होता है, हिंदी में दान कहा जाता है। तो दोनों शब्दों को आप क्या करेंगे, एक ही ये दोनों शब्द है, दान और हीबा, और वसीयत अलग शब्द है। अगर हम हीबा की बात करते हैं या फिर दान की बात करते हैं, कर रहा है, हीबा में दानकर्ता अपने जीवन काल में ही संपत्ति का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। अपने जीवन काल में ही किसी संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकता है, हस्तांतरित कर सकता है, मीन्स की ट्रांसफ़र यहाँ पे कर सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम वसीयत की बात करते हैं दोस्तों, तो वसीयत में क्या होता है, कह रहा है वसीयत में संपत्ति वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद प्राप्त करता है। अगर कोई भी व्यक्ति है अगर वसीयत करके चला जाता है तो वसीयत की संपत्ति कब उसको प्राप्त होती है, तो जब वो मर जाता है, उस सामने वाले की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद से क्या होता है, तब जाके उसको उसकी संपत्ति में अंतरणीय हित जो होता है वो प्राप्त होता है वसीयत के टाइम में। लेकिन हीबा में, दान में ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड पॉइंट को अगर हम एनालिसिस करेंगे तो सेकंड पॉइंट में कह रहा है दानकर्ता अपनी पूरी संपत्ति का दान वैध रूप से कर सकता है। कैसे कर सकता है साथियों, तो वैध रूप से यहाँ पे दान कर सकता है। लेकिन जब हम यहीं पे वसीयत की बात करते हैं तो वसीयतकर्ता द्वारा विधिक 1/3 से अधिक की वसीयत अमान्य है। यहाँ पे 1/3 ही आप क्या कर सकते हैं, वसीयत कर सकते हैं। अगर मुस्लिम मैरिज एक्ट को आप फॉलो कर रहे हैं और मुस्लिम मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप वसीयत करना चाहते हैं तो आप अपनी होल प्रॉपर्टी का, मीन्स की पूरी संपत्ति का 1/3 भाग ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वसीयत कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको नोट करने लायक है। थर्ड पॉइंट को देखिए, कह रहा है हीबा में, हीबा की संपत्ति पर कब्जा दानकर्ता द्वारा दानग्रहीता को तुरंत हस्तांतरित किया जाना चाहिए। अगर आप हीबा कर रहे हैं, किसी को कोई चीज़ गिफ्ट दे रहे हैं, तो गिफ्ट की संपत्ति क्या होती है भाई, तुरंत तुमको गिफ्ट दे दिया गया, अब तुम क्या करो, तुम अपने घर लेकर के जाओ। लेकिन जब हम यहीं पे बात करते हैं वसीयत के बारे में, तो वसीयत में वसीयत की संपत्ति पर कब्जे का परिधान को तुरंत हस्तांतरित करना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे तुरंत अगर आपने वसीयत कर दिया तो तुरंत ये नहीं है कि एट द टाइम तुम क्या करो, इंस्टेंट तुम ले करके जाओ। लेकिन जब हम हीबा की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, भाई तुमको मैंने दान कर दिया, अब तुम अपना संपत्ति ले करके जाओ। तो दोनों में आप क्या करेंगे, दोनों में यहाँ पे अंतर को देखते हुए चलेंगे। अब इसके फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को देखिए। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है हीबा करते समय हीबा का विषय वस्तु का अस्तित्व में होना अनिवार्य है। जिस चीज़ के लिए हीबा किया जा रहा है उस चीज़ का अस्तित्व में होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि मैं हवा में किसी भी चीज़ का दान कर दिया कि हाँ ये तुम धरती ले जाओ, ये तुम आसमान ले जाओ, नहीं।
उस चीज़ का अस्तित्व में होना भी अनिवार्य है, आपके संपत्ति का होना भी अनिवार्य है, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप हिबा कर सकते हैं। लेकिन जब हम वसीयत की बात करते हैं, वसीयत की विषय वस्तु का वसीयत के समय अस्तित्व में होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आवश्यक है उस चीज़ का अस्तित्व में होना, और यहाँ पे उस चीज़ का वसीयत के समय उस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है हिबा के संबंध में मूसा का सिद्धांत लागू होता है। किसका सिद्धांत लागू होता है दोस्तों, तो मूसा का सिद्धांत लागू होता है। लेकिन जब हम यही बात करते हैं वसीयत की विधि पर मूसा का सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप क्या करेंगे, एक साथ यहाँ पे पढ़ने का काम करेंगे और दोनों चीज़ों को आप समझते हुए चलेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है साथियों, इतने अच्छे अच्छे मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं कि आपके एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन बनता है, अगर आपकी किस्मत सही रही, अगर आपका लक साथ दिया, तो आपको अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो यहीं सभी जगहों से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मैंने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डेंस में ही सारी चीज़ों पर मेहनत किया है और सारी चीज़ आपके मैं लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करिए, जिससे कि और भी लोग इससे जुड़े और लोग भी क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। आप लोग बस डिमांड करते हैं लेकिन हमारे वीडियोस को शेयर कहीं नहीं करते हैं, ये बात मुझे पता है। देखिए कह रहा है हिजानत और संरक्षकता में अंतर बताइए। अगर हम हिजानत की बात करते हैं और संरक्षकता की बात करते हैं तो दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों के अंतर को यहाँ पे आप समझते चलिए कि किसको क्या कहते हैं। अगर हम हिजानत की बात करते हैं, हिजानत का अर्थ होता है किसी अवयस्क को उसके शैशव काल या बाल्य अवस्था में, बालक है तो 7 वर्ष और बालिका है तो यौना अवस्था की आयु प्राप्त होने तक अपने पास रखता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको उर्दू में हिजानत कहा जाता है। अगर लड़का है तो आप क्या करेंगे, उसको 7 साल तक आप पोसेंगे पालेंगे। अगर लड़की है तो कब तक, जब तक वो यौनावस्था को नहीं प्राप्त कर लेती तब तक आप क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे, अपने आप उसको संभालेंगे। इसको हिजानत कहा जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं गार्जियनशिप की, संरक्षकता की, तो संरक्षकता का अर्थ है बच्चों की अवयस्कता की पूरी अवधि तक अवयस्कता पर निगरानी एवं नियंत्रण और कल्याणकारी कार्य करना। तो देख रहे हैं कि जो हिजानत है और संरक्षकता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस है। और इसी बेसिक डिफरेंस को क्या करते हुए चलना है, हमको एक एक एनालिसिस करते हुए चलना है कि अगर हमारे एग्जामिनेशन में इस टाइप के पॉइंट आए तो हमें बिल्कुल भी गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है माता को अवयस्क के हिजानत का अधिकार प्राप्त है। किसको प्राप्त होता है दोस्तों, तो माता को अवयस्क के हिजानत का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है पिता को संरक्षक का अधिकार प्राप्त होता है। हिजानत किसको प्राप्त होता है, माता को भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन जो संरक्षकता, जो गार्जियनशिप प्राप्त होता है वो पिता को संरक्षकता का अधिकार यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। थर्ड पॉइंट को आप एनालिसिस करिए। थर्ड पॉइंट को कह रहा है माता को प्राप्त हिजानत का अधिकार 7 वर्ष की आयु तक पुत्र और यौनावस्था प्राप्त होने तक पुत्री के संबंध में प्राप्त है। किसको प्राप्त है, तो साथियों ये माता को प्राप्त है। माँ इस प्रकार से कर सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं संरक्षकता में, गार्जियनशिप में, तो कह रहे हैं संरक्षकता का अधिकार 7 वर्ष से प्रारंभ होकर वयस्कता काल तक पिता या उसके पितामह या उसके निष्पादक को प्राप्त होता है। तो दोनों के बीच में आप क्या करते हुए चलेंगे, डिफरेंस को एनालिसिस करते हुए चलेंगे। एक एक डिफरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में यहीं सभी जगहों से क्वेश्चन बन सकता है। डिफरेंस बेस्ड भी क्वेश्चन दे दिया जा सकता है, फुल लेंथ भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, लीगल मैगजीन भी दिया जा सकता है। तो उन सभी चीज़ों पे मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट में देखिए, माता के हिजानत के अधिकार में होने पर भी पिता का संरक्षकता रहता है। अगर माता के हिजानत में फिर भी वहाँ पे पिता का क्या हो सकता है, वहाँ का पिता का संरक्षकता हो सकता है, मीन्स कि पिता का भी गार्जियनशिप हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि पिता के संरक्षक में होने पर माता का हिजानत का अधिकार रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम गार्जियनशिप की बात कर रहे हैं तो साथियों आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि मैं 4 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया था, जो कि सुन्नी और सिया विवाह में अंतर को लेकर के आया था। इसको भी आपने अच्छे से किया। निकाह और मूता विवाह में मैं अंतर को लेकर के आया था, ये भी आपने अच्छे से किया। हिबा और वसीयत का लेकर के आया था, जो कि सभी के सभी डिफ्रेंशिएट बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छे से किया। और सारी चीज़ों को मैंने अपने हैंड राइटिंग में लेकर के आपके सामने आया हूँ। फिर यहाँ पे हिजानत और संरक्षकता के बारे में भी आपने एनालिसिस किया कि ये हिजानत क्या होता है और संरक्षकता क्या होता है। इन तमाम चीज़ों को मैंने क्या किया, यहाँ पे आपके सामने एक एक करके एनालिसिस करने का, आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया। अब
आप लोगों की बारी है। अब आप लोग जैसा पॉजिटिवली कमेंट करेंगे कि अब किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। जैसे कि अगर आप कहेंगे तो मैं हिंदू मैरिज एक्ट पे भी बना दूंगा, क्योंकि जो फैमिली मैटर होता है बड़ा डिस्प्यूटेड मैटर होता है और बार बार आपके एग्जामिनेशन में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। और भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा और भी टॉपिक तैयार करना होगा तो आप तैयार कर लीजिएगा प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट का टॉपिक ऐसा है जो कि बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला टॉपिक है। जैसे कि आप उनके पूरे आर्टिकल्स को आप तैयार कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप इस बार तैयार कर लीजिएगा कि किसको प्रेसिडेंट बनाया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको बनाया गया है, साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो बनाई गई हैं ये कितने नंबर की प्रेसिडेंट हैं। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो ये सारी चीज़ों को भी मैं क्या करूँगा, अपने इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए करा दूंगा। फिर उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ये दो टॉपिक भी आपके लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। इन पर भी क्या हो सकता है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, अगर लॉ के टॉपिक्स को हम लोग कंसीडर करते हैं तो साथियों इस सेशन को इतना ही रखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ तो वो आपको आसानी से और तुरंत मिल सके। थैंक यू साथियों।